हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास में राजस्थान का अपवाह तंत्र से ही संबंधित है, लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। मतलब अब जो बचे कुचे जो नदियों से संबंधित जो बिंदु बच गए हैं, मतलब हमने अब तक तो मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी, उसका उद्गम क्षेत्र पढ़ा है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, या फिर अंतः प्रवाही नदियों के बारे में अध्ययन किया। इन्हीं नदियों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी है। क्वेश्चन और कई तरीके से आते हैं, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और कई अलग तरीके से कौन कौन से हो सकते हैं क्वेश्चन, इस तरीके से भी आ सकता है। देखिए, टॉपिक डालेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र, और ये टॉपिक होगा नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहला बिंदु डालते हैं अपन। सबसे पहला बिंदु ये है, बीकानेर और चूरू से संबंधित है। बीकानेर और चूरू से संबंधित, और वो क्या हो सकता है सुन लीजिए। राजस्थान में वे जिले जहां पर एक भी नदी नहीं है तो वो बीकानेर और चूरू जिला है। ठीक है, लिख देंगे राजस्थान में वे जिले जहां एक भी नदी नहीं है। क्लियर, ये बीकानेर चूरू से संबंधित हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला बिंदु होगा चित्तौड़गढ़ से। देखिए, चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ जिला, चित्तौड़ से संबंधित क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ में या चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकतम नदियां पाई जाती है। ठीक है, लिखेंगे चित्तौड़गढ़ में अधिकतम नदियां पाई जाती है। यहां तो नहीं है और यहां पर अधिकतम पाई जाती है। तीसरा है कोटा संभाग से संबंधित है। कोटा संभाग, तो मैं बता दूं कोटा संभाग से क्वेश्चन क्या, इस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। ठीक है, इस संभाग में सर्वाधिक नदियां। क्लियर, आगे सुनिए। बीकानेर संभाग जो है, अगला है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की विशेषता क्या है सुन लीजिए, नदियों से संबंधित। इस संभाग में राजस्थान की सबसे न्यूनतम नदियां हैं, मतलब सबसे कम नदियां कहां मिलेगी, बीकानेर संभाग के अंदर, या कह दीजिए संभाग में राजस्थान में न्यूनतम नदी हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है बीकानेर और चूरू, यहां पर एक भी नदी है तो मतलब एक भी नदी नहीं है तो मतलब न्यूनतम हो गया। ठीक है, इस संभाग में न्यूनतम नदियां है। ये तो जिले से संबंधित हो गया भाई, बीकानेर चूरू जिले के अंदर कोई भी नदी नहीं है, लेकिन अगर मैं बीकानेर संभाग की बात करूं तो न्यूनतम नदी यहां पर उपस्थित है। ठीक है, आगे सुनिए। लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो लंबाई के लिए प्रसिद्ध नदियां कौन कौन सी हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। चौथा बिंदु डाल देंगे, लंबाई के लिए प्रसिद्ध प्रमुख नदियां, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, घग्गर नदी। ठीक है, उत्तरी राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी, ठीक है, या राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, घग्गर नदी। ठीक है, दूसरा, लंबाई के लिए प्रसिद्ध प्रमुख नदी, मरुस्थल क्षेत्र हो या पश्चिमी राजस्थान हो, वहां पर सबसे लंबी नदी जो है वो लूनी नदी है। ठीक है, मरुस्थलीय
क्षेत्र कह दीजिए या फिर आप कह दीजिए पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी। ठीक है। तीसरा लंबाई के लिए प्रसिद्ध प्रमुख नदी पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल। ये तो उत्तरी राजस्थान की है घग्गर नदी, ये मरुस्थलीय या पश्चिमी राजस्थान की है कौन सी? लूनी। और पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। एक इसी के साथ में एक टॉपिक और है, सुन लीजिए, वो है केवल और पूर्णतः राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो बनास नदी है। ठीक है। केवल कह दीजिए या फिर पूर्णतः कह दीजिए। ठीक है। केवल पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी, और वो कौन सी बताई मैंने आपको? बनास नदी। ठीक है, लिख लेंगे बनास। इस तरीके से मैंने आपको बीकानेर चूरू जो कि राजस्थान के अंदर है, यहां पर कोई भी नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़ के अंदर अधिकतम नदियां पाई जाती है, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है, बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदियां पाई जाती है। लंबाई के लिए प्रसिद्ध नदियों की बात करें तो उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है, मरुस्थली और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी, पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, और केवल पूर्णतः राजस्थान की बात करें तो सबसे लंबी नदी है बनास नदी। ठीक है, चलिए यहां तक उतार लीजिए, फिर अगला पॉइंट डालेंगे, कौन सा होगा लिख लीजिए इसको। देखिए छठा पॉइंट डाल लेंगे, ये छठी विशेषता महत्वपूर्ण बिंदुओं की लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम देखते हैं। लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से लेंगे तो मैं बता दूं लंबाई के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी अगर मानी जाती है तो राजस्थान के अंदर वो नदी है चंबल नदी। ठीक है, फर्स्ट स्थान उसे मिला है, और इस नदी की जो लंबाई है चंबल नदी की वो कितनी है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1051 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे सेकंड जो स्थान है वो नदी है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास। ये नदी जो है इसकी जो अगर लंबाई की बात करें राजस्थान के अंदर तो 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे जो आता है ये है लूनी नदी, और लूनी नदी की जो लंबाई है वो है 495 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात हुई क्या? लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अन्य महत्वपूर्ण में अगला क्वेश्चन आता है, 7वें नंबर का टॉपिक डाल लेंगे, अन्य महत्वपूर्ण का 7वां बिंदु, अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम अवरोही, लेकिन ये होगी पूर्णतः अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, मतलब कहां कहां पर ये नदी बहती है उसका पूर्णतः अगर किलोमीटर की बात करें, उसकी लंबाई की बात करेंगे तो अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम, और ये क्रम होगा कौन सा? अवरोही क्रम होगा वही। ठीक है, लेकिन मैं इस अवरोही क्रम को बता रहा हूं, पूरे अपवाह क्षेत्र की बात कर रहा हूं इन नदियों की, और ये अपवाह क्षेत्र पूर्णतः नदियों की स्थिति को बताएगा कि कितने किलोमीटर तक ये नदी है या कितने किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ये नदी बहती है। तो सबसे पहले हम बताएं फर्स्ट स्थान पे जो है, जो सबसे ज्यादा अपवाह करती है वो है बनास नदी। ठीक है, जो बहुत लंबे क्षेत्र को कवर करती हुई निकलती है, 45,833 किलोमीटर, 45,833 किलोमीटर का दायरा ये कवर करती हुई आती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो नदी आती है, सेकंड नंबर पे नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी,
और इस नदी की अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं, मतलब अपवा क्षेत्र की बात करूं, तो 37,363 किलोमीटर, 37,363 किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र रहता है। थर्ड नंबर पे जो नदी आती है वो नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी, और इस चंबल नदी का अगर मैं अपवा क्षेत्र किलोमीटर की बात करूं तो 31,360 किलोमीटर इस नदी की कुल अपवा क्षेत्र मानी गई है। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो आता है, फोर्थ नंबर का पॉइंट है, वो है माही नदी से संबंधित। माही नदी की अगर मैं कुल अपवा क्षेत्र की बात करूं तो 16,985 ये इसका किलोमीटर है। जिस क्षेत्र से होती हुई इतना किलोमीटर ये कवर करती हुई नदी आती है। पहले नंबर पे बनास, दूसरे पे लूनी, चंबल, माही, ये मैंने बताया अपवा क्षेत्र। और अपवा क्षेत्र का मतलब होता है नदियों का बहना। तो ये इतने किलोमीटर तक, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है बनास। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उतार लीजिए इसे। देखिए अन्य महत्वपूर्ण के अंदर अगला टॉपिक आता है 8वें नंबर का। अन्य महत्वपूर्ण 8वां बिंदु क्या कहता है? राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन और उप बेसिन कितने हैं? राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन व उप बेसिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी। देखिए पहले तो मैं बता दूं, बेसिन क्षेत्र होता क्या है? नदी जब आती है तो अपने साथ में कंकड़, पत्थर, मिट्टी लेके आती है और वो जमा कर देती है। तो वो क्षेत्र जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए क्षेत्र को जमा करके एक स्थान बनाती है, उसे हम नदी बेसिन क्षेत्र कहते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो कुल प्रमुख नदी बेसिन की बात करूं, ठीक है, प्रमुख नदी बेसिन है और एक है उप बेसिन की बात कर रहा हूं। तो कुल प्रमुख नदी बेसिन की बात करें तो 15 कुल प्रमुख नदी बेसिन है। और अगर मैं उप बेसिन की बात करूं, मतलब छोटे क्षेत्र जहां पर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है और छोटे हैं, वो क्षेत्र कितने हैं? 58। आगे वसन में नदी बेसिन और उप बेसिन हो गया। अब मैं बताऊं आपको, जैसे कि कौन सी नदी कितने उप बेसिन बनाती है, तो मैं बता देता हूं आपको। यहां पे नदी का पॉइंट डाल दे दिया और यहां पर उप बेसिन की बात कर लेता हूं मैं। देखिए नदी की बात करूं तो जैसे कि लूनी नदी है, ये बनाती है कितने उप बेसिन? 12। ठीक है, मतलब नदी आती है और अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी लेके आती है, जमा कर देती है, उस स्थान को बेसिन कहते हैं। तो लूनी नदी ऐसा ही 12 उप बेसिन का निर्माण करती है। बनास नदी की बात करूं तो 10 उप बेसिन की निर्माण करती है। चंबल नदी की बात करूं तो 7, और आपके माही नदी जो है वो 6 उप बेसिन का निर्माण करती है। आगे बात समझ में, उप बेसिन और बेसिन का मतलब समझ में आ गया होगा। बेसिन वो क्षेत्र जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव वाले स्थान को हम कह सकते हैं बेसिन क्षेत्र। ठीक है, वैसे ही हमारे राजस्थान में कुल बेसिन की बात करें तो 15 है, उप बेसिन की बात करें तो 58 है। और ये कुछ नदियां हैं, उदाहरण के तौर पे बताया मैंने, लूनी नदी 12 उप बेसिन का निर्माण करती है, बनास 10, चंबल 7 और माही 6 उप बेसिन का निर्माण करती है। यहां तक आप उतार लीजिए। अब मैं आपको समझाने वाला हूं राजस्थान की प्रमुख मुख्य एवं सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए ये बिंदु होगा अपना अन्य महत्वपूर्ण का 9वां बिंदु होगा। टॉपिक क्या डाल लेंगे अपन? राजस्थान की प्रमुख, ठीक है, राजस्थान की प्रमुख मुख्य एवं, एक तो मुख्य होती है, मुख्य नदी होती है, और एक होती है उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो इसमें हम मुख्य नदी भी पढ़ेंगे और सहायक नदी पढ़ेंगे। मतलब सहायक नदी किस तरीके से मुख्य नदी से जाके मिल जाती है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु डाल लेंगे साबी नदी का। और आपको पता होना चाहिए साबी नदी जो है वो अंत प्रवाही नदी है। कौन सी नदी है? अंत प्रवाही नदी है। इसी से संबंधित सागी नदी है। सागी नदी जो है वो लूनी नदी जो है, लूनी नदी की सहायक नदी है। क्लियर? आगे वसन में इसी तरीके से मैं कंप्लीट करता हुआ बताऊंगा आपको। सेकंड नंबर पे देख लीजिए, सेकंड नंबर पे नदी आती है मोरेन नदी। कौन सी नदी? मोरेन नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? माही की। आगे वसन में इसी के साथ में मोरेल नदी, ये किसकी सहायक नदी है? आपकी बनास की। ठीक है,
तीसरे नंबर पे आता है अपन पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, इसी तरीके से पार्वती नदी, ये किसकी सहायक नदी है? ये है आपके गंभीरी नदी की। ठीक है, इसी के साथ में चौथा बिंदु डाल लेते हैं, गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है? आपके यमुना नदी की। ठीक है, और इसी के साथ में गंभीरी नदी एक, ये भी बेडच नदी इसकी सहायक नदी के अंतर्गत आती है। आगे सुनिए, इसके आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। पांचवा बिंदु जो आता है कातनी नदी। ये जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? तोरावाटी की सहायक नदी है ये। ठीक है, इसी तरीके से एक नाम और है काकने नदी। ठीक है, काकनेय नदी। ठीक है, और ये जो नदी है वो जैसलमेर की मसूरदी से जुड़ी हुई है। जैसलमेर की मसूरदी से जुड़ी हुई है, मतलब इसकी सहायक नदी काकनी व काकने है। ठीक है, इसके साथ में हम बात करते हैं सूकड़ी नदी की। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। ऐसा ही नाम है सूकली। ये सूकली नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। आगे बात समझ में। इसके बाद में सातवां पॉइंट डाल लेंगे। सातवें पॉइंट में बनास नदी। बनास नदी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है और पश्चिमी बनास जो है वो अरब सागर से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है। बनास जो है, जो बनास नदी है वो किससे संबंधित? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिमी बनास जो है ये किससे संबंधित है? आपके अरब सागर से संबंधित है। और भी है मेरे पास में बिंदु। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। ये नदियां इनकी सहायक नदी है, ये नदियां इनकी सहायक नदी है। आगे बात सर में ऐसा ही और बिंदु है, उसको भी हम उतारेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आठवां बिंदु डाल लेंगे अपन, और ये अपनी सहायक नदी से संबंधित होगा। जैसे कि काली सिंध की हम बात करें, काली सिंध नदी जो है वो आपके किससे संबंधित है? चंबल नदी, मतलब चंबल नदी की सहायक नदी है ये काली सिंध। ठीक है, वैसे ही काली सिल नदी जो है वो किससे संबंधित है? मतलब बनास की सहायक नदी मानी जाती है इसको। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डालें, नौवां पॉइंट। देखिए नौवां पॉइंट डाले तो मानसी नदी। मानसी नदी जो है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? बनास की। क्लियर। वैसे ही आपके मानसी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? वालका, साबरमती, सॉरी वाकल और वो साबरमती। ठीक है, वैसे ही बात करें रूपा रेल की। ठीक है, ये 10वां पॉइंट डाल लीजिए। रूपा रेल ये नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ये मोती झील जो कि अलवर भरतपुर से संबंधित है। अलवर भरतपुर, यहां मोती झील है, इसकी सहायक नदी मानी जाती है। इसी के साथ में रूपागढ़ जो है वो अजमेर में सांभर से संबंधित है। अजमेर में सांभर झील नदी कह दीजिए उससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप उतार लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा बांडी नदी के बारे में, खारी नदी के बारे में, सिपू की नदी के बारे में भी मैं बताऊंगा इसके अंदर। यहां तक आप उतार लीजिए। 11वें नंबर का पॉइंट जो है वो बांडी नदी से संबंधित है। और ये बांडी नदी जो है वो किससे संबंधित है? मतलब बांडी नदी का उद्गम कहां है? पाली के अंदर उद्गम है, पाली में। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। और लूनी नदी अरब सागर से, अरब सागरीय नदी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से बांडी नदी जो है आपके, एक नदी और है वो उद्गम है कहां पर? अजमेर में। और ये नदी जो है वो बनास की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित है।
क्लियर, आगे बात समझ में। वैसे ही 12 पॉइंट डाल लीजिए, ये खारी नदी से संबंधित है। आपकी जो ये खारी नदी है इसका उद्गम बात करें तो शेरगांव पहाड़ी, शेरगांव पहाड़ी, और ये पहाड़ी कहां पड़ती है सुन लीजिए, सिरोही के अंदर, सिरोही। और ये किस नदी की सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी मानी जाती है, जो कि अरब सागर से संबंधित, ऊपर लिखा हुआ अरब सागर, ठीक है। वैसे ही खारी नदी एक और, ये खारी नदी जो है वो नागौर सांभर, नागौर सांभर नदी से संबंधित है। और सांभर नदी एक अंतः प्रवाही नदी मानी जाती है, अंतः प्रवाही नदी मानी जाती है, ठीक है। वैसे ही और बात करते हैं खारी नदी की। एक खारी नदी जो है वो बिजराल पहाड़ी राजसमंद से संबंधित है, बिजराल पहाड़ी राजसमंद, ठीक है। और ये किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी की, क्लियर, आगे बात समझ में। और सुनिए, एक पॉइंट और डाल लीजिए, 13वां बिंदु, सीप नदी। और मैंने पढ़ाया था आपको, सीप नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। एक नदी और है सीपू, ये नदी जो है वो पश्चिमी बनास से संबंधित है। इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको मुख्य नदियां और उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में अध्ययन कराया। और इस तरीके से अपना राजस्थान का अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है याद करने का, आपको ये ध्यान रखना है कौन सी नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी मानी जाती है। और इसी के साथ में हमारा ये नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।